विद्यार्थियों, मित्रों और सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम श्रेणी शब्द की उत्पत्ति को, उसके अर्थ को और श्रेणी के विषयों को जानेंगे, जिसमें हमने रीडिंग दी है। प्राचीन भारत में आर्थिक संघ एवं श्रेणियाँ, तो इनका श्रेणियों का हम उद्भव देखेंगे। बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया श्रेणियों के बारे में, कौटिल्य अर्थशास्त्र श्रेणियों का वर्णन कैसे करते हैं, स्मृतियों में विभिन्न स्मृतियों में क्या कहा गया है और जैन ग्रंथों आदि में श्रेणियों का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, इसका हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो श्रेणी से क्या तात्पर्य है? एक ही वर्ग के व्यक्तियों का ऐसा संगठित समुदाय जो समान उद्देश्यों की पूर्ति, जैसे पारस्परिक सहायता, सहयोग और सुरक्षा के लिए बना हो। प्राचीन भारत के विशेषता व्यापारियों और शिल्पियों के संगठित समुदायों को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के संचालन और आदेश के क्रियान्वयन में राजा का प्रशासन का भी सहयोग रहता था। राज्य श्रेणियों को मान्यता प्रदान करता था। प्राचीन भारत के आर्थिक उत्थान में जिन संगठित संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्हें विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता था, जैसे श्रेणी, निगम, पूग, गण, संघ, ब्रात आदि। तो आर्थिक संघों और श्रेणियों का पहले हम उद्भव देख लेते हैं। संगठित व्यापारिक समूहों के लिए कुल, पूग, जाति, ब्रात, संघ, समूह, गण आदि शब्दों का समुदाय, समूह, समुत्थान, परिषद, वर्ग, सार्थ और निगम आदि शब्दों का प्रयोग होता था। इस प्रकार के आर्थिक समूहों का जो उदय है वो पूर्व वैदिक युग के पूर्व वैदिक युग में ही हो चुका था। ऋग्वेद में श्रेणी के लिए कहा गया है कि वह हंसों की तरह कार्य करती है, हंसों की तरह समूह में कार्य करती हैं। जैसे हंस एक समूह में उड़ते हैं या चलते हैं, वैसे ही श्रेणियाँ भी समूह बनाकर ही अपना कार्य करती हैं। पण जैसे नए व्यापारियों का भी उल्लेख हुआ है, जो सामूहिक रूप से व्यापार करने के लिए जाते थे। श्रेणी के मुखिया श्रेष्ठ और गण निगम संगठन को सूचित करते हैं। वैश्य को गणशः भी कहा जाता था। उत्तर वैदिक युग में ही विभिन्न शिल्पों का अनुसरण करने वाले सर्वसाधारण जनता के व्यक्ति अपने संगठन बनाकर आर्थिक उत्पादन में तत्पर हो गए थे। शिल्पों की श्रेणियां सैनिक भी रखती थी। महाभारत युग की श्रेणियां में कहा गया है, महाभारत युगीन श्रेणियों के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी श्रेणी के धर्म का पालन नहीं करता, उसका कोई भी धर्म नहीं होता। स्पष्ट है कि इस युग में शिल्पी भली भांति संगठित हो चुके थे और प्रत्येक संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को संगठन के नियमों का पालन करना पड़ता था। मिताक्षरा मनु पर भाष्य करते हुए मेघातिथि का कथन है कि वेदज्ञ ब्राह्मण, वणिक, शिल्पकार आदि के संग ही श्रेणी है। मिताक्षरा के अनुसार भिन्न जाति के लोगों का भिन्न संगठन श्रेणी था, जो किसी एक वस्तु का विक्रय करता था। अर्थात प्रत्येक एक वस्तु के विक्रय पर ही संघ या समुदाय बनते थे और वो आपस में श्रेणी कहे जाते थे। नारद स्मृति के अनुसार व्यापारियों की सरकारी संस्था श्रेणी थी। पूग का सर्वप्रथम उल्लेख श्रेणी के लिए आता है कौशिकी ब्राह्मण में हुआ है, जहाँ रुद्र को पूग कहा गया है। बौद्धों के अगर हम देखें तो बौद्धों के उरुंग जातक में एक श्रेणी प्रमुख और 2 राजकीय अमात्यों के झगड़ों का उल्लेख है। शिल्पियों के श्रेणी पुरुषों के मुखियों के प्रमुख और ये जेठक कहलाते थे, जो शिल्पियों के प्रमुख होते थे। शिल्प अर्थात जैसे डलिया बनाना और बहुत सूप आदि बनाना, बहुत से इस प्रकार के कार्य होते हैं जो शिल्प के अंतर्गत आते हैं। तो इनके प्रमुख को जेठक कहते थे। जेठक यानी सबसे बड़ा या मुखिया या श्रेष्ठ। जातक कथाओं में कम्मार जेठक, मालाकार जेठक,
आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। कम्मार जेठक का अर्थ होता है लोहारों के मुखिया, मालाकार जेठक अर्थात फूलमाला या मालियों के प्रमुख। इस युग में भांडागारिक नामक राज्याधिकारी जो होता था वह शिल्पी और व्यावसायिक श्रेणियों के साथ संबंध रखने वाले वादों अर्थात उनके साथ अगर कोई विवाद हुए हैं आपस में, उनका निर्णय करना होता था। किसका कार्य था ये? राजकीय कर्मचारी भांडागारिक का। वह इनके श्रेणियों के वादों और विवादों का निर्णय करता था। अब देखते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि 3 प्रदेष्टा कौन होते थे? सुप्रीम कोर्ट के जज आदि होते थे ये। तो 3 प्रदेष्टा या 3 अमात्य अर्थात मंत्रिमंडल के मंत्री या 3 अमात्य नियत किए जाएं, जिनका कार्य आर्थिक विपत्तियों का सामना करना, शिल्पियों पर नियंत्रण रखना और अमानत को सुरक्षित रखना और स्वयं शिल्प का संचालन करता हो। और जो ऐसे अमात्य या प्रतिष्ठा हों जो स्वयं शिल्प का संचालन करते हों। इन अमात्यों या प्रतिष्ठाओं के प्रति शिल्प श्रेणियों का विश्वास भी हो, शिल्पी संगठनों का और या श्रेणियों का विश्वास भी हो। अर्थशास्त्र में संघ बनाकर कार्य करने वाले श्रमिकों को संघभृत कहा गया है। तो स्मृतियों और धर्मशास्त्रों के अनुशीलन से भी धार्मिक संघों का विशद विवरण मिलता है या विशद परिचय मिलता है। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार कृषकों, व्यापारियों, चरवाहों, साहूकारों और शिल्पियों को यह अधिकार प्राप्त था कि वे अपने अपने वर्गों के संबंध में नियम बना सकें। इन नियमों को राजा भी स्वीकार करता था तथा राजकीय न्यायालयों में ये नियम भी मान्य होते थे। अर्थात जो श्रेणियों या शिल्पी संघों के नियम होते थे उन्हें राजकीय न्यायालय में भी मान्यता प्राप्त थी। जैन साहित्य में स्वर्णकारों, चित्रकारों, रजकों अर्थात धोबियों आदि के संघों के उल्लेख मिलते हैं। व्यापारिक संघों का नेता कुशल और शस्त्रधर होता था। संघ के प्रमुख की उपाधि सेठ थी, श्रेष्ठ या सेठ थी। तो आर्थिक संघों और श्रेणियों का विकास हम देखेंगे अगले उसमें। अभी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वॉचिंग के लिए।